प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ कुंडली विश्लेषण के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बड़ा अच्छा अद्भुत सिद्धांत बता देता हूँ। जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी, तो ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी लग्न से संबंध करते हों, लाभ भाव के स्वामी लग्न से संबंध करते हों और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बलवान होकर बैठे हों, दिग्बली, शुक्र दिग्बली हैं। और क्या कहा कि भाग्य का कारक अर्थात गुरु जन्म कुंडली के केंद्र में विराजमान हो, तो जन्म कुंडली के केंद्र में विराजमान है। ये तीनों जो स्थिति अगर कुंडली में बन रही हो तो कुंडली को बहुत ही विलक्षणता से महान, धनाढ्य, परोपकारी और प्रतापी बना देते हैं। यशस्विता तो देते ही हैं, व्यक्ति के पुण्य के पहाड़ खड़े होते हैं, पुण्य अर्जन करने में उसका विश्वास होता है। मैंने इसको बहुत छोटे शब्दों में परिभाषित किया है, आप इसकी परिभाषा में जितने सारे शब्द चाहें जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या बात कही कि अगर जन्म कुंडली के चंद्रमा से गुरु केंद्र में बैठे हों, इसी का दूसरा पक्ष, चंद्रमा से गुरु केंद्र में बैठे हों और जन्म कुंडली का चतुर्थ स्थान ग्रहों से भरा हुआ हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठे हों और जन्म कुंडली का चौथा भाव ग्रहों से भरा हो, ये अपने आप में महान राजयोगों की भांति, महान राजयोगों से भी ज्यादा बेहतर परिणाम करने वाला होता है। अगर ये दोनों सिद्धांत आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं तो विश्वास करिए आपके ऊपर परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है, दया दृष्टि है। मनुष्य दया करता है और भगवान परमात्मा परमेश्वर कृपा करते हैं, तो वही कृपा व्यक्ति के ऊपर विराजमान होती है। ये जो ग्रह हैं ना, ये सब भगवान ही हैं। मैंने बात कई बार कार्यक्रम में कही है। सूर्य भगवान राम हैं, चंद्रमा भगवान कृष्ण हैं, मंगल नरसिंहावतार, बुद्ध बौद्धावतार, शुक्र देवगुरु बृहस्पति वामनावतार, शुक्र परशुरामावतार, शनि कक्षप अवतार, राहु वाराह अवतार, केतु मीनावतार, ये सब भगवान के अवतार हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह जितना बलवान बैठेगा उसमें उतने ही ईश्वरत्व के गुण, उस ईश्वर के गुण से वो प्रभावित होता है। समझ गए? तो कुल मिलाकर के ये बात है। आइए अब इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, जन्म हुआ पौष और मार्गशीर्ष माह में। मार्गशीर्ष माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो कभी कभी अपनी हठ धर्मिता के कारण, अपनी रौबदार या शंख की भांति वायु वाणी के कारण, है ना, वाणी ऐसी है, उनकी वाणी शंख की भांति है और दूर से ही किसी के ऊपर अपना असर कर देने वाली है। मार्गशीर्ष माह में जन्मे लोग कई बार उल्टे पुल्टे कृत्य भी करते देखे गए हैं, है ना, काला का सफ़ेद करना, सफ़ेद को काला करना, दिमाग लगाकर धन कमाना और कुछ गैर कानूनी कृत्य भी करना। और तो और इन्हें कई बार शठत्व का गुण भी देखने को मिल जाता है। शठता, मूर्खता, जड़ता, बुद्धि कई बार जहाँ लगानी है वहाँ नहीं लगे और कई बार जो कह रहे हैं वो ना करें। जब बात सामाजिकता की आ जाती है, समाज में अपनी मूछ की आ जाती है, ताव की आ जाती है, वहाँ पर तो व्यक्ति अपने प्राण भी दे दे, ऐसी बात होती है। मार्गशीर्ष माह का ये बड़ा व्यापक प्रभाव है। हेमंत ऋतु पे अपने काम में व्यक्ति कई बार आलस्य करेगा, पर धनवान किसी भी हालत में होना चाहता है, उसके लिए धन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दूसरे नंबर पे धर्म और परिवार। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, ये चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और ये चंद्रमा व्यक्ति को धनवान तो जीवन पर्यंत बना देते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि कुंडली का जो धार्मिक पक्ष और धन पक्ष है वो सैद्धांतिक रूप से जातक के साथ खड़ा है। कुंडली के जितने भी ग्रह हो रहे हैं वो सारे आपके अनुकूल ही उपस्थित है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे पितरों का आधिपत्य होता है। अर्यमा नाम के पितर इस नक्षत्र के स्वामी देवता हैं। ओम अर्यमणे नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए।
श्वेत आक के पौधे की जड़ गले में धारण करना चाहिए, नवग्रह कवच भी धारण करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो अमावस्या को अपने पितरों के नाम पे किसी ब्राह्मण को जरूर ही दान करना चाहिए। द्रव्य दक्षिणा हो या कोई वस्तु हो, आप दान बहुत सारे विषयों का कर सकते हैं, वस्तुओं का कर सकते हैं, है ना। खाट, चौकी, तोशक, कंबल, छाछ, केसर, शहद, चीनी, मीठा जल, मटका, ये सारी चीज़ें दान में रखी जा सकती हैं। प्रीति योग नहीं, आयुष्मान योग होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ओम अर्यमणे नमः। कौलव कर्ण, वैश्यवर्ण और मनुष्यगण है। इस वजह से व्यक्ति में रजस तत्व का प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यक्ति राजसिक गुणों से प्रभावित है। राजसिक गुणों से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति में सुख और सुख की इच्छा, सुख प्राप्त करने का प्रभाव विकसित होता रहता है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, धन, ऐश्वर्य, सुख, साम्राज्य का विस्तार, धन का विस्तार, धन की मंजिला बहुमंजिला इमारतों का स्वामी, ये सब व्यक्ति होना चाहता है। समाज में किसी भी तरीके से वो किसी के द्वारा भी अपमानित नहीं होना चाहता है, ये भी बात है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इसको जानता नहीं, ऐसा ये हमेशा कोशिश करता रहता है जातक कि उसे लोग जाने, उसके नाम से उसके सिक्के चल जाएं, उसके नाम से उसके काम बन जाएं। ये सारी बातें जन्म कुंडली में होती हैं और होंगी, ये बात अक्षरशः सिद्ध होती है। मनुष्य गण के कारण ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं, और कई बार मनुष्य झगड़ा करता है तो परोपकार भी करता है, दया भी करता है, क्षमाशीलता भी होती है। तो ये सारी बातें कुंडली में दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं कुंडली के पंचांग के बाद ग्रहों के अंश की। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य, जो कन्या लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव के स्वामी होते हैं और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। वृश्चिक राशि में 27 अंश 36 कला पे ज्येष्ठा नक्षत्र में। संपूर्णतया ये व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे और परोपकारी बनाने के साथ साथ नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला दानवीर बनाएंगे, दान देने वाला। उसके बाद चंद्रमा एक अंश पे बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और ये सबसे कमजोर अंश पे बैठे ग्रह हैं। इस वजह से व्यक्ति को प्राप्त करने में कई बार थोड़ी दिक्कत होती है, या वो इस बात का डर उसे सताता रहे कि मेरी महत्वाकांक्षा पूरी होगी कि नहीं, तो ये डर उसे सताता रहता है। तो ये है चंद्रमा, जिनका जो प्रभाव है वो दृष्टि के मामले में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जहाँ बैठे हैं वहाँ वो संपूर्णतया जातक को सुखी और श्रेष्ठ बनाते रहेंगे, सुंदर भी बनाते रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को यशस्वी भी बनाते रहते हैं। मंगल जन्म कुंडली में 19 अंश पे बैठे हैं 14 कला के साथ। स्वाति नक्षत्र में एग्रेशन देंगे, वाणी में कभी कभी कट्टरता, कठोरता और कई बार नशा वगैरह भी कर लेना, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। और मंगल 19 अंश पे बैठे हैं जहां वो व्यक्ति की सुरक्षा कर रहे हैं। एक्सीडेंटल व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु से मंगल यहाँ पे आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, कर्तव्य का बोध और एनर्जी, उसके साथ लंबी आयु का वर देना, एक्सीडेंट वगैरह से बचाना, और साथ ही साथ कभी कभी भाग्य और धर्म में अरुचि पैदा कर देना। या ये भी कह सकते हैं कि मंगल की दिशा में व्यक्ति जो भी धार्मिक मांगलिक कृत्य करेगा उसको वो बताना चाहेगा, या कई बार वो उसको प्रचारित कर देना चाहता है। तो ये भी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद बुध आपकी कुंडली में 22 अंश पे बैठे हैं, अपने नक्षत्र में बैठे हैं। घबराना नहीं है, ये व्यक्ति को तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करने वाला, तीर्थों में व्यय करने वाला, दान पुण्य में विश्वास करने वाला, भाई बहन कुटुंबजन की सुरक्षा करने वाला और किसी भी हद तक जाकर के अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होता है। अधिकारपूर्ण बात करने वाला, शत्रुओं पे विष की भांति काम करने वाला भी होता है, ब्राह्मणों का आदर करने वाला भी होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 26 अंश पे बैठे हैं, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं है, इस वजह से सप्तम स्थान का ही वो परिणाम करेंगे और वो व्यक्ति को कभी कभी पेट का रोग दे सकते हैं, पर सामान्यतया यहाँ वो लाभ भी देंगे, महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी करवाएंगे, स्वभावगत गंभीरता भी रखेंगे और चरित्रवान भी बनाएंगे। सामान्य मानवीय गुण व्यक्ति का होगा कि किसी को देख करके मन फिसल जाए, पर सामान्यतः उसके पास, उसके जेहन में उसका दाम्पत्य बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। लोग उसको देख करके नाच गान पसंद करने वाला, ऐसा है ना, महफिल पसंद करने वाला,
ये भी बात कर सकते हैं। अट्टालिकाओं में विश्वास करने वाला, बड़े लोगों से पहचान बनाने वाला, पर चरित्रहीनता का कोई दोष नहीं उठाने वाला, वो चरित्रहीन होकर के समाज में नहीं घूम सकता, है ना। उसके लिए उसकी जो बोलते हैं ना कि उस क्या बोलते हैं उसको, कि मैं बार बार आजकल शब्द भूल जाता हूँ, मान उसका बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे होता है ना कि उसका स्वाभिमान, उसके साथ वो कभी भी समझौता नहीं कर सकता, है ना, ये बात है। तो ये गुरु के कारण है। और यहाँ पे गुरु का प्रभाव 100% बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्ति को तेजस्वी बनाएंगे और समझदार भी बनाएंगे। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 25 अंश पे हैं, दिग्बली हैं, भाग्येश होकर के चतुर्थ स्थान में दिग्बली हैं, मित्र के ही साथ बैठ रहे हैं, मित्रस्थ होकर के बैठे, क्योंकि तात्कालिक मैत्री में शुक्रदेव तात्कालिक मैत्री में जा रहे हैं। दिग्बली होकर के भी वो शत्रुता का कोई विशेष असर होगा नहीं, और डिग्री का बल भी उनके पास बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से डिग्री का बल जो है वो थोड़ा कमजोर चंद्रमा का ही हो रहा है। बाकी सारे ग्रहों का डिग्री बल उन्हें फल देने वाला और मजबूती प्रदान करने वाला ही बन रहा है। शुक्रदेव के बाद अगर शनिदेव की बात करते हैं तो 29 अंश पे बैठे हैं, कन्या लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठ करके वापस पंचम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि चतुर्थ भाव में शुक्र धनेश होकर के दिग्बली बैठे हैं और वो सप्तमेश से केंद्र में विराजमान हैं। दशम स्थान पर उनकी नीचे की दृष्टि है और लग्न में ही चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं, जहां पे ग्रहण दोष भी बनेगा, चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष बनेगा। इस आधार पर अगर बात कहें तो वैसे तो बहुत मजबूत योग नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी लग्न पे चंद्रमा और केतु के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार अनिर्णय की स्थिति भी बनते हुए देखी जाएगी। लेकिन शुक्रदेव के बलवान होने के कारण, चंद्रमा के केंद्र में शुक्र, चंद्रमा के केंद्र में गुरु के होने के कारण चंद्रमा पर जितना भी दोषयुक्त परिणाम मिलने वाला था वो सारा लगभग समाप्त हो जाएगा। पर एक बात और भी कहूँगा, व्यक्ति की कुंडली में जो सूर्य का प्रभाव है, जो गुरु से प्रभावित है, जो शनि के प्रभाव में है, तो व्यक्ति को मोक्षदायिनी स्थिति में भी लेके जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष का वर दे देते हैं। क्योंकि 12वें भाव के स्वामी पे गुरु की दृष्टि एक तरफ जहां व्यक्ति के दाम्पत्य को मजबूत बना रही है, दूसरी तरफ उसके व्यय को नियंत्रित कर रही है, जिम्मेदारी को समझने वाला बना रही है और जिम्मेदारियों का भरण पोषण करने वाली, ऋण से मुक्त करने वाली, ऋण में कभी भी व्यक्ति को नहीं मारने वाली, ये सारी स्थितियां देव गुरु बृहस्पति की ऐसा फल दे रही हैं। शनि देव के बारे में मैंने बात कही, पंचमेश होकर के पंचम को देख रहे हैं और पंचम के कारक लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति में बुद्धिमत्ता है, पर पढ़ाई उतनी मजबूती से नहीं होती और जिम्मेदारियां पहले ही जातक के पास आ जाती हैं। शुक्र के बाद अगर शनि के बाद मैं राहु की बात करता हूं तो केंद्र में बैठे हैं, यहाँ वो मारक हो जाएंगे। और चूंकि सप्तम भाव बाधक भाव होता है और सप्तम भाव में गुरु को सबसे ज़्यादा मारक दोष भी लगता है, इस कारण से गुरु की दशा में एक तरीके से मारक दोष भी चलेगा। तो गुरु की दशा में जब राहु चले या गुरु की दशा में जब कभी राहु चले और उसमें जब कभी भी शनि का या सूर्य का प्रत्यंतर आए तो व्यक्ति को मारक दशा लगेगी, हमें उस समय सावधान होना होगा। पर सामान्यतः यहाँ पे गुरु और राहु दोनों ही मारक का काम भी करेंगे, साथ ही साथ ये बाधक का भी काम करेंगे। मतलब गुरु धनु लग्न की कुंडली के लिए, कन्या लग्न की कुंडली के लिए, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए और मीन लग्न की कुंडली के लिए दो केंद्रों के स्वामी होकर के सप्तम भाव में अगर बैठेंगे तो उन्हें केंद्राधिपति दोष भी लगेगा 100%। साथ ही साथ सप्तम भाव मारक होता है, राहु के संपर्क में होने के कारण ये मारकेश भी हो जाएंगे। मतलब गुरु इस कुंडली में बाधकेश के साथ साथ मारकेश भी होंगे राहु के संपर्क में होने के कारण। 12वें भाव पे शनि की दृष्टि, 12वें भाव के अधिपति के साथ शनि का संबंध, इस वजह से कई बार व्यक्ति के ऊपर कई बार जीवन में राहु की दशा में, मंगल की दशा में ऋण से योतप्रोत या ऋण से युक्त होते हुए भी देखा जाता है, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल अच्छे होते नहीं हैं और शनि 12वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ संपर्क में है। इस कारण से यहाँ मंगल की दशा, राहु की दशा, ऐसा नहीं है कि धन नहीं देगी, बिल्कुल देगी, पर कई बार व्यक्ति को ऋण में भी लेके जाती है, माइनस में भी लेके जाती है। तो ये कुल मिलाकर के ऐसा ग्रहों का एक प्रभाव है। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कि दशमांशा चक्र कैसा बना है, क्योंकि करियर पे ज़्यादा फोकस करना होगा मुझे, वही बात मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ से बात करते हैं दशमांशा चक्र की। दशमांशा चक्र लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। लग्न में राहु बैठ करके व्यक्ति को तिकड़मी और बहुत सारे क्षेत्रों से धन कमाने वाला बना देंगे और साथ ही साथ जिम्मेदार भी बनाएंगे। उसका दूसरा कारण होगा कि जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, जहां के नवमेश उच्च के हो रहे हैं। ये कुंडली की सबसे अच्छी बात होगी, जो दशमांशा को मैंने इसी वजह से कहा था। लग्न के अधिपति उच्च के हैं, अपने आप में बहुत अच्छी बात। मतलब व्यक्ति को जो प्रोग्रेस मिलेगा वो एक बार में नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत संघर्ष उसके पास हमेशा है और वो संघर्षों के साथ आगे बढ़ा है, आगे भी यही हालत रहेगी।
जहां पे जन्म कुंडली के लग्नेश बैठे हैं उस भाव का स्वामी उच्च का बैठा है। डिस्पोजिटर प्लैनेट अगर उच्च का है तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत मजबूत होकर के जातक के पक्ष को मजबूती देता है। भाग्य भाव में लाभ भाव का स्वामी बैठा है, लाभेश बैठे हैं, पंचमेश बैठे हों, लग्नेश बैठे हों अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव में, तो ये कुंडली को बहुत बलवान बना देते हैं। मतलब आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे वो नीचा विलासी हैं, इस वजह से थोड़े बहुत संशय से परिणाम देंगे, लेकिन यहाँ पे भी जिस भाव में सूर्य की राशि में शुक्र बैठे हैं, इसका स्वामी सूर्य उच्च का होकर के विराजमान है। धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य, गुरु और मंगल ये चारों बहुत अच्छे हो गए। तो जितने भी योग कारक ग्रह होंगे दशमांसा चक्र के, वो सारे बलवान हो रहे हैं। सूर्य उच्च के होने से बलवान, मंगल स्वग्रही होने से बलवान, गुरु उच्च के होने से बलवान, चंद्रमा उच्च के होने से बलवान, लाभेश जन्म कुंडली के त्रिकोण में बैठ करके कुंडली को एक तरफा बल दे रहे हैं। और विचार करिए, दशम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो जन्म कुंडली में मित्रस्थ होकर के मित्र की राशि में बैठे हैं। जहां बैठे हैं वहां का स्वामी जन्म कुंडली में अपना नीचभंग राजयोग बना रहा है। दूसरा कि जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी जब कभी भी तीसरे छठे भाव में बैठता है तो व्यक्ति अपने पूर्वजों के मान को वृद्धि में ले जाने वाला होता है, पूर्वजों का मान मर्दन करने वाला नहीं होता, अपितु उनके बल की वृद्धि करने वाला होता है, उनको उनके परंपराओं का पालन करने वाला और उनके अभिमान की सुरक्षा करने वाला होता है। दशमांसा चक्र में कमजोरी क्या बनी है? कमजोरी ये बनी है कि केंद्र खाली है। राहु और केतु के केंद्र में होने का कोई विशेष बल होता नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी ग्रह केंद्र से इधर बैठे हैं वो सारे अच्छी स्थिति में बैठे हैं। यश समाज में बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा समाज की हमेशा बरकरार रहेगी। समाज की दृष्टि में धन, मान, कुल की मर्यादा का पालन करना, संतति को बहुत आगे ले जाने का बल, संतति के लिए कुछ भी कर देने का प्रभाव, ऐसा सब जातक की कुंडली में। और अपने जीवन में सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर किसी का रखना चाहता है तो वो सामाजिकता। जीवन में कभी भी वो समाज के सामने अपने आप को झुका हुआ महसूस नहीं होने देना चाहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दशमांसा चक्र में सूर्य, और वो होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य ही राजा हैं और वही जन्म कुंडली में भाग्येश होकर के, उच्च के होकर के आपके कृत्य में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद झलक रहा है और आपके प्रत्येक कार्य में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है ना। तो ये कुल मिलाकर के इतनी बात हो गई। चतुर्थ भाव के स्वामी उच्च के हो गए लग्नेश के साथ, लग्नेश चतुर्थ को देख लिए। उसके बाद जन्म कुंडली के सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, जो व्यक्ति को व्यापारिक या बहुत सारे विषयों का ज्ञान, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठना और उनके मन के मुताबिक बोलना, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना करना, राजनीतिज्ञों से जोड़कर अपना काम करना, घी, तेल, शहद, दूध, दही, इस तरीके का काम करना, पेट्रोल का काम करना, डीजल का काम करना। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो ये होता है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना, है ना, ट्रांसपोर्ट, पहाड़, पत्थर, गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट, इस तरीके के काम से भी व्यक्ति धन कमा सकता है। टेंडर लेने का काम भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे जन्म कुंडली में दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अगर नवमांसा चक्र की बात करते हैं तो लग्न कुंडली के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। लग्नेश होकर के लग्नेश लग्न को देख रहे हैं चंद्रमा और बुध। ये बहुत अच्छा है, इस वजह से ही दाम्पत्य को बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलती है। विवाह के सूत्र में बंधने के बाद व्यक्ति का, विवाह के सूत्र में बंधने के बाद जो व्यक्ति की प्रोग्रेस की बात होती है वो बहुत ही अच्छा होती है, बहुत मजबूत होती है। यहाँ पे माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया होगा, पर मैं दशमांसा चक्र की बात जो कर रहा हूँ उसको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। 2-3 मिनट की बात थी। धनु लग्न की कुंडली बनी, उच्च के गुरु जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान थे हैं। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति एक बार में सफल नहीं होगा, पर वो निश्चित रूप से जिम्मेदारियों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मजबूती को प्राप्त करेगा। दशमांसा चक्र के जितने भी योग कारक ग्रह हैं, धनु लग्न की कुंडली बनी है, यहाँ के चतुर्थ भाव के स्वामी लग्नेश होकर के उच्च के हो रहे हैं। शुक्र जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति सूर्य उच्च का, मंगल स्वग्रही, शनि पंचमेश होकर के, तृतीयेश होकर के पंचम भाव में। धनु लग्न की कुंडली में धनेश अगर चतुर्थ भाव में बैठे हो कोई खराबी नहीं है, नीचभंग राजयोग वैसे भी बना रहे हैं। भाग्य का बल शुक्र और बुध दे रहे हैं। जन्म कुंडली का चतुर्थेश लग्नेश होकर के उच्च के गुरु हो रहे हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद व्यक्ति के पास पड़ा हुआ है, इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं है। उसके बाद लाभ भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं और डिस्पोजिटर प्लैनेट उच्च का, जहां पे लग्नेश बैठे हैं
कर्क राशि में उसका भी स्वामी जो चंद्रमा है वो भी उच्च का होकर के विराजमान है। ये सारी ही बातें जन्म कुंडली के करियर को सामाजिक और बेहतरीन स्थिति में ले जाकर के खड़ा कर देती हैं। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, 12वें भाव के स्वामी स्वग्रही हैं। ये बात इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति कभी भी अपने जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं, अच्छे लोगों के बीच में उसकी पहचान होगी, राजनीतिज्ञों से उसकी पहचान होगी और साथ ही साथ उनसे जुड़ करके अपना काम करने वाला भी होगा। ये सारी बातें कुंडली में दिखाई दे रही हैं। उसके बाद मैं नौमांस चक्र की बात कर रहा था तो लग्नेश लग्न को देख रहे थे। शनि, मंगल और सूर्य बैठे हैं जो कभी कभी पति पत्नी में सामान्यतः छोटा बहुत डिस्कशन देते हैं, वो भी जिद वाली बात पे। बाकी यहाँ पे गुरु, राहु और केतु के संपर्क में और पंचम भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी बैठ करके ये अपने आप में एक विलक्षण भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य मित्रस्थ होकर के बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी अष्टम में और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी नवम में बैठे हैं। तो ये जो सारी बातें बन रही हैं वो कुंडली को बहुत ही बलवान बना रही है। मतलब नौमांसा चक्र भी इस कुंडली का बहुत बेहतर बनेगा। नौमांस चक्र में अच्छी बात क्या होगी? नौमांस चक्र में अच्छी बात यह है कि चंद्रमा लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी जो बुध हैं वो सप्तम भाव में आकर के एक बेहतर दाम्पत्य का इशारा कर रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी अगर सप्तम में बैठते हैं तो दाम्पत्य खराब नहीं होता है, बल्कि पत्नी के सुख से व्यक्ति को प्रभाव में आगे बढ़ते देखा जाता है। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं जो कौन है? चतुर्थ भाव के स्वामी। चतुर्थेश का पंचम भाव में बैठना, यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी का केंद्र में होना, यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी का लाभ को देखना, लाभ भाव के स्वामी जो शुक्र बने हुए हैं वो भाग्य में बैठे और लाभ भाव पे शनि की उच्च दृष्टि है। मतलब इसका अर्थ ये होगा, यहाँ भी लाभ भाव के स्वामी जन्म कुंडली के लग्न में विराजमान है। इसका अर्थ सीधा है कि व्यक्ति का लाभ सुरक्षित है और समाज उससे लाभ प्राप्त करेगा और जो सामाजिकता है व्यक्ति की वो सदैव बनी रहेगी। इतनी सारी बात। अब मैं इस कुंडली के अष्टक वर्ग से आपका परिचय करा देता हूँ। अष्टक वर्ग की जो बात होती है वो समग्र रूप से आपके कुंडली के मूल अर्थ को बता देती है। इस आधार पर इस कुंडली की आयु अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, दार्शनिकता अच्छी है, जिद भी बढ़िया है, सामाजिकता मैंने कई बार कही। उसके बाद इस कुंडली का जो धर्म पक्ष है वो बहुत व्यवस्थित है। निर्णय भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन के साथ व्यक्ति को इमोशनली कई बार कनेक्ट होते देखा जाता है और कर्कशता भी है। वाणी में हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा मृदु बना सकते हैं। भोजन, रुचने वाली चीज़ें, किस विषय पे आपकी रुचि है, आप किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, भोजन क्या है, उठना बैठना कैसा है, आपका छोटा दायरा कैसा है, समाज कैसा है, छोटा परिवार कैसा है, कुटुंबजनों से आपके संबंध कैसे हैं। पता चला कि आप समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, पर कुटुंबजन आपसे खिन्न हैं। इसको ठीक करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। पराक्रम इस कुंडली में बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी, मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी, नींद बहुत अच्छी है, सांसारिक सुख बहुत अच्छा है, माता का सुख भी बहुत अच्छा है, आयु भी बहुत अच्छी है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा कुंडली में भर भर के है। नौकरी और व्यापार में व्यापार ज़्यादा अच्छा, नौकरी दूसरे नंबर पे। दिनचर्या बाधित नहीं करना चाहिए, दिनचर्या को ठीक रखना चाहिए। गायों की सेवा करनी चाहिए, किसी एक गाय को निश्चित रूप से गोद ले लेना चाहिए। उसके बाद गोबर का चौका लगा करके मंत्र का जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का। साथ ही साथ पीपल के पौधे की सफाई, पीपल के वृक्ष के जड़ की सफाई, कंसंट्रेशन पे फोकस करना है, हड़बड़ी नहीं रखनी है। धर्म में रुचि बनी रहे। कई बार व्यक्ति होता है कि भगवान मन देखते हैं, मन साफ तो सब साफ, ऐसा भी कई बार व्यक्ति को कहते हुए देखा जाता है। उस हिसाब से कई बार व्यक्ति अपनी सुरक्षा करता है, अपना बचाव करता है धर्म पालन से। ऐसा नहीं करना है। और ये कुंडली बाकी राजनीतिज्ञों से लाभ ले सकती है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। बाकी ऐसे चुनाव लड़कर के जीतने की कोई स्थिति इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। सामान्यतया ये कुंडली अपने समस्त लक्ष्यों का और समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी अच्छाई से करेगी और ये कुंडली कभी भी ऋण में नहीं रहेगी। चाहे कितना भी ऋण ले ले, ऋण चुकता हो जाएगा। पर पैसे अटकने के योग जरूर मंगलदेव लगा रहे हैं। गलत निर्णय, हड़बड़ी में निर्णय और गलत लोगों पर विश्वास करने का भाव भी इस कुंडली में बना हुआ है। अपने से बड़े उम्र के लोगों से मैत्री अच्छी रहेगी। अपने से छोटे जो लोग हैं, जो उम्र में छोटे हों, उनके साथ व्यापार नुकसान कारक हो सकता है। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का होगा, जिसमें आप दान कर सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब उत्तर की दिशा की तरफ और साथ ही साथ
वृष और मकर राशि के जातकों से मैत्री अच्छी रहेगी। मिथुन, वृश्चिक और मीन वालों से शत्रुता बिल्कुल भी ना करें। नक्षत्र मैंने कहा उत्तरा फाल्गुनी में दान करना अच्छा रहेगा। उसके बाद आपकी कुंडली में हस्त अच्छा है, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, श्रवण और उत्तरा फाल्गुनी ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। रंग आपकी कुंडली के लिए पीला, गेरुआ और लाल, सफ़ेद, क्रीम कलर ये बहुत अच्छा रहेगा। आगे आने वाले हैं आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति। अगर मात बन पड़े तो आप पुखराज सदैव धारण कर सकते हैं। इस कुंडली के हिसाब से बुध का रत्न पन्ना भी बनेगा। लग्न में चंद्रमा और केतु का ग्रहण है, इस कारण से कई बार व्यक्ति का मन एक जगह पर टिक कर काम नहीं करता है या वो बार बार भविष्य को लेकर के सशंकित होता रहता है। अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो हमें ध्यान देना होगा, चंद्रमा, राहु और केतु की दशा में स्वास्थ्य में पेट का ध्यान देना होगा। हृदय क्षेत्र आपकी कुंडली में कभी कभी आपको परेशान कर सकता है, इस वजह से ज़्यादा चिंता न करें। नींद अच्छी लें, प्राणायाम आवश्यक रूप से करें। भवन, भूमि, वाहन आदि से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप मंगल, शनि और गुरु के साथ शुक्र और चंद्रमा की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। खरीदने बेचने का भी काम इस दशा काल में किया जा सकता है। भाग्य का विशेष फल आपको मिलेगा गुरु, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य और मंगल की दशा में, जबकि भाग्य थोड़ा संघर्ष करता दिखेगा बुध और शनि के साथ राहु केतु की दशा में। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दशाओं में तो चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु और शुक्र की जो दशा रहेगी वो आपके पक्ष में आपका निर्धारण करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। इसके अतिरिक्त गुरु और सूर्य भी आपको सपोर्ट करेंगे। कमजोर दशाओं में शनि और बुध की दशा मेहनत ज़्यादा करवाएगी या बुढ़ापे में थोड़ा कष्ट दे सकती है। सामान्यतया शनि और बुध की दशा में कई बार व्यक्ति को अकेलेपन में भी जाते हुए देखा जाता है। हड्डी टूटने का खतरा शनि की दशा में या कई बार व्यापार के मंद होने उससे पहले व्यक्ति को बीमा पॉलिसी, कुछ सरकारी बॉन्ड में निवेश, जमीन में निवेश और पशुधन में निवेश भी करके रख लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े तो जमीन वगैरह का निवेश भी इस कुंडली के लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर मैं बात करूं संतान पक्ष के लिए तो संतति का पक्ष इस कुंडली में 200% तक बहुत अच्छा है। सूर्य और शनि की जो दशा आएगी उसमें संतति आपसे, आपके घर से दूर चली जाएगी, लेकिन संतति आदरणीय जरूर होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। शुक्र का बल आपके संतति के प्रभावों में वृद्धि करेगी, इसमें जरा भी कोई संकेत बुराई का नहीं मिल रहा है। इतनी सारी बात। दिन आपकी कुंडली के लिए बुधवार और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा और इतनी सारी बातें बन रही हैं। मैं एक बात और कहूँगा, कुंडली का पक्ष बहुत ही उत्तम बन रहा है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। हाँ, पर यह बात ज़रूर है कि ये कुंडली इमोशनली कई बार अपना नुकसान कर जाती है। घर के लोग आपके ठीक हैं, कुटुंबजन का बल आपको बहुत काम करेगा। ऊंचाई से गिरना, पहाड़ से गिरना और इन सभी चीज़ों से अकाल मृत्यु का योग आपकी कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से ऐसा किसी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर सावधानी रखना आवश्यक होता है। इतनी सारी बात। ये कन्या लग्न की कुंडली है जो कई बार अपनी ही बात काट देती है। परिवार के लोगों की दृष्टि में कई बार व्यक्ति जिद्दी और हठी अपनी इमेज बना लेता है, इसको बदलने की आवश्यकता होगी। बच्चों को समय देना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल पुरोहित के घर के आगमन में बहुत आवश्यकता होगी कि आपके कुल पुरोहित आपके घर पे नित्य आते रहें। अमावस्या को तो निश्चित रूप से उनका घर में आना परम आवश्यक होगा। क्लियर है? अब इस कुंडली में मैं थोड़ी सी चर्चा चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों के संबंध का कर देता हूं। चंद्रमा के साथ जो केतु लग्न में बैठे हैं वो व्यक्ति को चीजों में ना अस्पष्टता दे देते हैं। तो कई बार राहु और केतु, शनि, मंगल और चंद्रमा आदि जो ग्रह होंगे वो परिस्थिति को ना क्लियर नहीं होने देंगे, स्पष्ट नहीं होने देंगे कि उसे क्या करना है। ऐसा जब कभी भी हो तो शिव जी की पूजा करिए। उसी चंद्रमा से द्वितीय घर के मंगल व्यक्ति को एग्रेसिव मानसिकता का, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, निर्णय लेने में जल्दबाजी, बेचैन और आतुर, भयाक्रांत तो नहीं, डरपोक तो नहीं है, पर सामान्यतया वो जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में आकर के कई बार अपना नुकसान कर सकता है। वाणी से किसी को शत्रु बना सकता है। वाणी का प्रभाव उसके प्रभावों में कई बार कमजोरी पैदा भी करते हैं। उसी चंद्रमा से तीसरे घर के शनिदेव व्यक्ति को लाभ के लिए लालायित रहने वाला बना देते हैं। उसी चंद्रमा से 3 घर आगे बुध निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने वाले हो जाते हैं। चंद्रमा से 3 घर आगे सूर्यदेव मन, बुद्धि, चित्त, रिसोर्स और संसाधन जिसको कहते हैं उसका 100% बड़ा बेहतर इस्तेमाल व्यक्ति करता है। मतलब बुद्धि और युक्ति बहुत अच्छी है। चंद्रमा से 4 घर आगे शुक्र गजकेसरी योग बनाएंगे, सुखी बनाएंगे। चंद्रमा से 7 घर आगे राहु भ्रमित करेंगे, परिस्थिति को बिगाड़ने का काम करेंगे। चंद्रमा से 7 घर आगे गुरु यशस्विता
का वर देंगे, संतान, दाम्पत्य, धन, मान, पड़ोसी, प्रतिष्ठा और सामाजिक लाभ ये देंगे। नवांश चक्र में लग्न कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में है, नवांश चक्र में वो मकर राशि में, अपनी दशा काल में जब कभी भी अंतर प्रत्यंतर में आएंगे तो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और पराक्रम का परिणाम देंगे। मंगल तुला राशि में है, नवांश चक्र में वो मीन राशि में जा रहे हैं, अपनी दशा काल में वो कई बार बीमारी और चोट चपेट की घटनाएं सामान्यतः, बहुत ज़्यादा नहीं, चूंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं, पर इनकी दशा में सामान्य घाव फोड़ा फुंसी हो सकता है। शनि वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यहाँ मीन राशि में बैठ रहे हैं, अपनी दशा काल में ये आपके पराक्रम का परिणाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वो कुछ ऐसी ही स्थिति दे रहे हैं, तो शनि का विशेष फल आपके करियर को आगे बढ़ाने वाला होगा। बुध वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यहाँ पे मकर राशि में बैठ रहे हैं, अपनी दशा काल में ये आपके बल और पराक्रम की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ कनेक्शन बनाने में सहयोगी होंगे, सामाजिकता बढ़ेगी, लोगों से आपका संबंध बढ़ेगा। सूर्य वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यहाँ पे मीन राशि में बैठ रहे हैं, धन, मान, यहाँ पे भी आपको संतान, दाम्पत्य, परिवार का सुख मिलेगा। शुक्र दिग्बली धनु राशि में यहाँ बैठ रहे हैं वृश्चिक राशि में, अपनी दशा काल में ये कई बार आपका व्यय बढ़ा सकते हैं और कई बार रखे हुए पैसे को नष्ट कर सकते हैं, इस वजह से सावधान रहना होगा। और कई बार व्यक्ति लग्जरियस वस्तुओं पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए भी देखा जाता है, पैसा खर्च करने में व्यक्ति संकोच नहीं करता, सोचता नहीं है। राहु मीन राशि में बैठे हैं, यहाँ पे राहु बैठे हैं जन्म कुंडली में सिंह राशि में, इस आधार पर ये जो ग्रह है वो आपके जीवन में कई बार इरिटेशन बढ़ाएगा और घबराहट, बेचैनी बढ़ाएगा, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और बहुत सारा काम करने का बुद्धि कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यहाँ से भी कमा लूँ, यहाँ से भी कमा लूँ, ऐसा करेंगे। गुरु मीन राशि में अपनी राशि में बैठे, नवांश में वो मेष राशि या कुंभ राशि की तरफ यात्रा अगर करेंगे तो थोड़ा अपनी दशा काल में व्यय भी करवाएंगे, लेकिन रास्ता देकर जाएंगे और उसी रास्ते पर व्यक्ति का आगे का जीवन चलता रहता है। तो ये बात इतनी बन गई। नक्षत्र के आधार पे अगर मैं बात करूंगा तो जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उसमें चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में बैठ करके आपको स्थिर बुद्धि का बनाना चाहते हैं। मंगल स्वाति नक्षत्र में बैठ करके आपको एग्रेशन देते हैं। सूर्य ज्येष्ठा में बैठ करके आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बना देते हैं, जहां नहीं भी सोचना है वहां भी आप सोच रहे हैं। बुध जन्म कुंडली में आपको बहुत ज़्यादा तार्किक बना रहे हैं। शनिदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस आधार पर आपको तकनीकी समझ दे रहे हैं, और कई बार तो व्यक्ति जानबूझ करके भी ऐसा जाहिर करेगा कि उसे कुछ भी नहीं आता। शुक्र जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर वो आपको सुखी, धर्मात्मा और अनुभवी बना रहे हैं। राहु जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस आधार पर वो आपके जीवन में कई बार सफोकेशन, गड़बड़ी और वैचारिक मतभेद डालने का काम कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको कृतज्ञ बना रहे हैं। इतनी सारी बातें। बात और भी ज़्यादा करते हैं तो ग्रह के बल के आधार पर सूर्य 25% का बल इकट्ठा कर रहे हैं। समय पे सोना, समय पे जागना, सूर्य को अर्घ देना, मांसाहार का त्याग और लाल चंदन की माला गले में धारण करें। 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। चंद्रमा को बल देने के लिए नियमित दिनचर्या, शिव जी के मंदिर को धोना। मंगल को बलवान बनाने के लिए बजरंग बली के 12 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन 12 बार। बुध को ठीक करने के लिए गणेश जी को दूर्वा और दूध अर्पित करें। देवगुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुल पुरोहित की पूजा करें, उनका आदर करें। देवगुरु बृहस्पति के बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांसाहार और भक्ष्याभक्ष के नियम का ध्यान रखें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। शुक्र के बाद शनिदेव 25% का परिणाम करेंगे, इस वजह से अनुशासन बहुत आवश्यक होगा। और पराक्रम के बाद परिणाम की चिंता बिल्कुल भी ना करें। राहु और केतु की दशा में कई बार मतभेद बढ़ सकता है, वहां पे हमें बहुत ज़्यादा लोगों से सावधान होना होगा, लालच से सावधान होना होगा, अतिरिक्त व्यय से सावधान होना होगा और निवेश करने से सावधान होना होगा। क्लियर है? तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से कुंडली विश्लेषण के ही साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।